चलो, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, मुझे उम्मीद है कि आपने वो सॉल्व किया होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी मैं सॉल्व कर दूँ आपके लिए, है कि नहीं? तो चलिए, मैं उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ और आप लोग अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिए, और नहीं सॉल्व किया तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। ये क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। लेट मी रब दिस एवरीथिंग आउट फ्रॉम हियर। ओके, ओनली होमवर्क क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने वर्ड। चलो, सबसे पहला, अर्निंग ऑफ द कंपनी इज गिवन, dividend payout ratio, number of outstanding share equity, and nothing else is given, right? So whenever earning is given, it means total earning. So earning of the company divided by number of equity shares, this will give us EPS, earning per share. Earning per share, हर एक शेयर पे कितना कमाया. If this is given to us 5 lakh rupees, divide by 1 lakh shares, that means the company has earned 5 rupees each share, out of which company has decided to pay, so dividend payout ratio being 60%. so कंपनी ने सोचा एक काम करते हैं, चलो कुछ पे कर देते हैं. कंपनी हैज पेड 3 rupees, that means company has kept in retained earning 40%, which works out to be 2 rupees. so ये अपने को दिया है क्वेश्चन में. इसके अलावा द क्वेश्चन हैज ऑल्सो गिवन इज ROI, that is return on investment is 15%. This we can definitely compare with KE, that is expected return by shareholder is 12%. Capitalization rate बोला, बात तो वही होगी. So this is this. That means company should use the fund. Should use the funds so that company 15% कमाएगा, मतलब 3% more will be earned by company. So preferable keep the money with the company. This is what uh, uh, Walter model talks about. So now let's move to calculate the price at this level. So as per Walter, price will be D1 plus RE capitalization, so multiplier upon K. So let's put all the values given to us. 3 rupees given, 2 rupees kept with the company. Multiplier is getting 15% divided by 12%, whole divided by 12%. So when you divide 15 by 12, it comes to 1.25 into 2. So 5.50 divided by 12%. So the final answer comes to 5.50 divided by 12% is somewhere 45 point something. 45.83 rupees is P0. Am I right? डिविडेंड पे आउट 60% लिया मैंने, ठीक है ना. इस क्वेश्चन को अगर आप मॉड्यूल में जाके चेक करोगे ना, तो मॉड्यूल ने एक सिली मिस्टेक कर दिया है. उन लोगों ने इसको 2 रुपीज़ ले लिया है, इसलिए उनका आंसर अलग आएगा. बट आप इग्नोर करिए, अभी मॉड्यूल का बात है तो मॉड्यूल में ही रहने दीजिए. ये आंसर आ गया. अब क्वेश्चन उठता है कि इज इट ऑप्टिमम पॉलिसी. तो मुझे पता है कि कंपनी शुड यूज द फंड. सो ऑप्टिमम पॉलिसी क्या होगा? ऑप्टिमम पॉलिसी क्या होनी चाहिए? ऑप्टिमम पॉलिसी वो पॉलिसी होगी जहां पर कंपनी ने यूज करना है, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए बताओ? शुड बी 0%. कंपनी ने कुछ पे ही नहीं करना चाहिए था. अगर कंपनी ये करता तो प्राइस क्या होता? सो लेट मी कैलकुलेट द प्राइस देन. कंपनी पे नहीं करता, पूरा 5 रुपये अपने पास रखता, 5 रुपीज, एंड देन 15% डिवाइड बाई 12% का ये तो इफेक्ट तो आएगा ही ना, डिवाइड बाई 12%. सो 5 into 1.25 comes to 6.25 whole divided by 12%. The answer comes to P0, 12.5%. Sorry, 6.25 divided by 12% comes to 52.08. 33 आता है, इग्नोर इट, कोई दिक्कत नहीं है, राउंडेड ऑफ. ये होता अगर ऑप्टिमम पॉलिसी फॉलो की जाए. ऑप्टिमम नहीं किया इसलिए 45.83. तो मॉड्यूल ने क्या किया है, ये आंसर राइट दिया है, ये वाला.
उन्होंने ये रॉन्ग दिया है, ठीक है ना। तो मॉड्यूल में अगर आप जाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा ये एरर है, बट दैट्स ओके। सो आई सॉल्व फॉर यू क्वेश्चन नंबर 7 विच वाज होमवर्क क्वेश्चन। होप सो आपका राइट था। सो अनदर क्वेश्चन, पहले ये देख लो एक बार। नाउ अनदर क्वेश्चन विच आई गेव यू एज अ होमवर्क, उसको भी देख लेते हैं। आई गेव यू दिस वन, very small question. It's the same question, right? But still I'll solve, no problem. They want just a market value to be calculated, no? Directly I'll calculate P0 is equal to, now you understand 5 lakh divided by 1 lakh 50, 5 lakh divided by 1 lakh 50,000 comes to 3.33, right? 3.33 is a EPS. तो कहीं कोने में लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। EPS कितना निकाला हमने? 3.33। ऐसा रिकरिंग है, उसमें से 60% उन्होंने पे करना है। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो, सो उसका 60% ले लिया, विच कम्स टू 2 रुपीज राउंडेड ऑफ, एंड रिटेन्ड अर्निंग विल बी 1.33 रिकरिंग। सो लेट पुट दिस वैल्यूज। यू वांट मी टू राइट द फॉर्मूला? ओके, नो इशू। RE multiplier of ROE upon KE whole divided by KE, 2 plus 1.33 multiply by, what is that, 11 and 16, no? So 16% divided by 11%, whole divided by 11%. So let me get these values. 16 divided by 11 comes to 1.4545 something into 1.33333333 whole recurring plus 2. So न्यूमरेटर में आएगा 3.93939 ऐसे ही समथिंग लाइक दिस रिकरिंग, एंड डिवाइड बाई 11%, होल डिवाइड बाई 11%, 35 रुपीज .81। आपका शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज मैंने पूरा का पूरा वैल्यूज लिया है। कैलसी है अपने पास, कैलसी से ले सकते हैं, तो मैंने पूरा कैलसी से ले लिया। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा था, तो 2 मार्क का पूछा है तो उतना ही बताओ जितना पूछा है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने मत जाओ। अभी डन विद दिस, सो 2 क्वेश्चंस होमवर्क आल्सो डन। ओके, सो दिस गिव्स यू लिटिल मोर कॉन्फिडेंस। नाउ आई एम जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ये होमवर्क नहीं दिया था, ये अभी करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 6। सो जाने दो, कुछ नहीं लिखते हैं। क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्या क्वेश्चन पूछा है, एक बार पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। नेट प्रॉफिट 30 लाख, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर। याद रखना, व्हेनेवर द नेट प्रॉफिट इज गिवन इट मीन्स ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना बाकी है, देन वी विल गिव इट टू इक्विटी। आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर है तो इससे प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल सकते हैं, 12% दिया है 100 लाख पे, राइट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिस इज ROI probably. What should be the approximate dividend payout ratio? Okay, the percentage so as to keep the price. अभी तक क्या होता था मालूम है, अपने को डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया रहता था और हम लोग प्राइस निकालते थे। अब प्राइस दिया, वो परसेंटेज पूछ रहे हैं, इट्स अदर वे राउंड, तो ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील। इसमें जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सो लेट मी राइट सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। सबसे पहली चीज दी है नेट प्रॉफिट, which I told you it is nothing but PAT, profit after tax, which is given to us 30 lakhs. इसमें से सबसे पहले माइनस होगा प्रेफरेंस को डिविडेंड, which is 100 lakh पे 12%, that comes to 12 lakh rupees approx. Let's minus, then you get earning available to equity shareholder. I repeat, earning available to equity shareholder 18 लाख रुपीज इक्विटी शेयरहोल्डर के लिए बचता है। अब हर एक शेयर पे कितना मिलेगा उसको निकालना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं। There are 3 lakh shares,
So everyone will get 6 rupees. So that is called earning per share. Nothing great as such. Yeah, quite easy. अब अपने को नहीं पता है इसमें से डिविडेंड कितना पे आउट करना है, नहीं मालूम, और कितना रिटेन अर्निंग में रखना है। पता होता तो मैंने लिख दिया होता, वही उसने पूछा है, प्रोबेबली वो परसेंटेज। अब मुझे क्वेश्चन में आरओआई दिया है और केई चाहिए होता है। आरओआई उन्होंने दे रखा है 20%, अनफॉर्चुनेटली केई नहीं दिया है क्वेश्चन में। याद रखना ये क्वेश्चन सदियों से चला आ रहा है, सीए के अटेम्प्ट में पूछा है, सीएस में भी पूछा है, सीएमए में भी बहुत बार पूछा है। इस क्वेश्चन में एक गलती हो चुकी थी सीए इंस्टीट्यूट से, जब ये क्वेश्चन बना हुआ था वो गलती कभी सुधारी नहीं गई। मतलब हर किसी ने वो गलती को कॉपी पेस्ट करते गए और वो मिस्टेक कभी सुधरा नहीं। प्रोबेबली इस क्वेश्चन में के इज मिसिंग, सो के होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए के? वेट, सो के इज मिसिंग, के इज 16%। मॉड्यूल ने तो ऐसा बोला है, अज्यूम के 16%। अभी अज्यूम कैसे करेगा कोई? बोलने का मतलब क्वेश्चन शुड मेंशन इट, तो मैंने मेंशन कर दिया है, इट्स अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो आई एम नॉट अज्यूमिंग, मेरे मन से कुछ भी नहीं अज्यूम कर रहा हूँ, ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन में मिसिंग था, इस पॉइंट को डाल दिया। अब ये पॉइंट आने से क्या हो गया बताओ, ये क्वेश्चन मार्क निकल गया, इट इज 16%। सो यू अंडरस्टैंड हु शुड यूज द फंड। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि हु शुड यूज द फंड, यहाँ पे सिर्फ यह है कि अपने को निकालना है, क्या बोलते हैं, मॉडल के हिसाब से अपने को निकालना है पे आउट रेशो क्या होगा। देखो मॉडल क्या बोलता है, P0 कैसे निकालते हैं, D1 प्लस रिटेन्ड अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय ROE अपॉन के होल डिवाइड बाय के। इज दैट क्लियर विथ यू गाइस? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट EPS में से डिविडेंड माइनस कर दो, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें ना क्वेश्चन में ना ये दे रखा है, अभी तक हम ये निकालते थे, ये दे रखा है 42 रुपीज। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो दे रखा है तो कुछ भी मिसिंग कर ही सकते हैं वो लोग। देखो यहाँ 42 रुपीज दिया, तो अपने को निकालना है डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा। इसको बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, अंदाज से किया जा सकता है। सो लेट मी टेक इट टू वन वे। सपोज डिविडेंड परसेंटेज इज वॉट एवर परसेंटेज है, सपोज दैट अमाउंट कम्स टू x रुपीज, देन ये कितना होगा पता है, 6 माइनस एक्स। ये सबको समझा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। x लिखा तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 20% डिवाइड बाई 16%, होल डिवाइड बाई 16%। नाउ प्रोबेबली वी कैन सॉल्व दिस। 42 मल्टीप्लाई बाई 16%, ये यहाँ चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6.72, सब कुछ ज़मीन पे आ गया। x प्लस, याद रखना ये दोनों एक ही ब्रैकेट में होते हैं, पहले मल्टीप्लाई होता है। सो व्हेन यू डिवाइड 20 बाई 16 कम्स टू 1.25, सो 6 माइनस एक्स 1.25। या लेट मी सॉल्व दिस। x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 1.25, 7.5 माइनस 1.25x। ओके, नाउ चलिए यहाँ वहाँ हेरा फेरी कर देते हैं जरा। 7.5 माइनस 6.72 इज इक्वल टू 1.25 माइनस एक्स। अगर आपको ये नहीं समझा तो मैं वापस से करता हूँ। मैंने क्या किया, 6.72 में से माइनस 7.5 किया और x में से माइनस 1.25 किया। आंसर माइनस में आएगा, कोई बात नहीं, आने दीजिए। माइनस 0.78, यहाँ भी आंसर माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 3.12। याद है आपको x क्या था इधर, एंड 6 माइनस 3.12
इज 2.88। वो पूछता है डिविडेंड पे आउट रेशियो बताओ परसेंटेज, तो ये इसका कितना परसेंट है, दैट तो वी कैन कैलकुलेट नाउ। सो डिविडेंड तो 3.126 का कितना परसेंट है, 3.12 डिवाइड बाय 6 परसेंटेज कम्स टू फाइनल आंसर। या क्वाइट इजी सम, थोड़ा सा एक अजम्पशन मिसिंग था, कर दिया, बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, कर लीजिए इसको। कोशिश करिए कि जब भी सम हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं करिए कि वीडियो को देख देख के कॉपी कर लीजिए, एक खुद से मन से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ भागे जा रहे हैं, राइट। चीज़ें तो वहीं पे, क्लासरूम में बैठे रहते तो एक बात अलग होता है कि सर रब कर देंगे, बिकॉज बिना रब किए तो वहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे तो रब करने का कोई टेंशन नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन। चलो ग्रेट, यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल जॉब। सो लेट मी टेक यू टू अनदर क्वेश्चन। ये हो गया अभी, ठीक है, ये भी हो गया, ये वाला करेंगे 9। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। नाउ इसमें एक चीज है, ये रेशो है, प्राइस अर्निंग रेशो है ना। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, गो स्लो, धीरे धीरे। पहले दिया अर्निंग दिया है, इक्विटी शेयर दिया, डिविडेंड पेड दिया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, सो दे हैव गिवन अस द अर्निंग which is 2 lakh, and also they mention that dividend paid is 1,50,000. Forget about that part, divided by number of equity share, 20,000 numbers, so you get EPS कितना, ₹10। if you divide this by 20,000 you get how much dividend we paid, इसको बोलते हैं DPS, dividend per share। so 1,50,000 divided by 20,000 comes to 10 रुपीज कमाया, उसमें से 7.5 रुपीज पे कर दिया, दैट मीन 75% पे कर दिया, तो डिविडेंड पे आउट इज समवेयर 75%। नाउ याद रखना, जो ईपीएस होता है अर्निंग का मार्केट प्राइस से रिलेशन होता है। जो स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट प्राइस चलता है, पता है मार्केट में ये चीज कितने की मिल रही है, तो अगर 10 रुपए का अर्निंग है और मार्केट प्राइस उसका क्या है, इन दोनों के रिलेशन को प्राइस अर्निंग रेशो बोलते हैं। सो बेसिकली टेक्निकली समझने का कोशिश करो मैं क्या बताना चाहता हूँ। सो एमपीएस अपॉन ईपीएस, इसको बोलते हैं प्राइस, इसको बोलते हैं अर्निंग। जब इसका रेशो बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशो। सो प्राइस अर्निंग रेशो मतलब ये दोनों का आपस में क्या तालमेल है। क्वेश्चन बोलता है 12.5 टाइम्स है, इसका मतलब है ऐसे, तो अगर सिंपल तरीके से इसको समझने जाएं सिंपल भाषा में, तो प्राइस इज 12.5 टाइम्स ऑफ अर्निंग। जितनी भी अर्निंग है उसका 12.5 टाइम्स क्या है, प्राइस है। अब आप सोच के बताओ, अगर अर्निंग 10 रुपीज है, उसका 12.5 टाइम्स किया जाए, तो बताओ प्राइस क्या होगा। एग्जैक्टली, सो एमपीएस इज 125, या आप इसको टेक्निकली P0 भी बोल सकते हैं। प्राइस दिया है क्वेश्चन में, इसका मीनिंग समझा आपको अभी। What do you mean by this earning times price, this relationship? This is technically known as PE ratio,
प्राइस अर्निंग रेशो 12.5 टाइम्स, तो उसको तालमेल बिठा के किया मैंने। इसका मतलब मेरी प्राइस है 125, इसका 12.5 टाइम्स। इज दैट क्लियर विथ यू गाइस? ओके, मैं ज़्यादा आपको पी रेशियो के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बट आई वुड रिकमेंड यू टू गो ऑन वेबसाइट एंड रीड इट, गूगल पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ो प्राइस अर्निंग के बारे में। इट्स नॉट अ राइट टाइम टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस, बट ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंगल से ओके। नाउ लेट्स मूव। अब इस क्वेश्चन में बोलता है इज इट ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। पूरे क्वेश्चन में ना आरओआई दिया है ना केई दिया है, ये क्वेश्चन की खास बात है। आरओआई भी नहीं दिया है और केई भी नहीं दिया है, दोनों भी कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे सुनो, इसका फुल फॉर्म क्या है? लेकिन मैं यहाँ पे आपको फोकस कराना चाहता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली, बट ठीक है, ये नहीं भी करेंगे तो भी चले, उतना प्रिसाइज होके नहीं करना है इसको, ठीक है ना। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न। अब देखो, अगर हम लोग बताएं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितना है, व्हाट इज योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अगर मैं आपको पूछूं तो बताओ इक्विटी का अमाउंट कितना है, तो आप क्या करोगे? ये 20,000 नंबर्स हैं और ये 100 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू है। याद रखना, इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस से मत लो, मैं बुक वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट पूछ रहा हूँ मैं आपको। आरओआई बुक वैल्यू का होता है ना, बुक्स का होता है, तो बुक वैल्यू वाला। तो हम क्या करेंगे, 20 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। With this 20 lakh investment, what is the earning that we are making? What is the earning we are making? क्या कमा रहे हैं हम लोग? ये अर्निंग कर रहे हैं हम लोग। सो परसेंटेज कितना हुआ? That comes to 10%. So our ROI is 10%. और इसी को हम लोग ROE भी बोल सकते हैं 10%। याद रख, समझा क्या? ROI कैसे निकलेगा? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ऐसे निकालेंगे हम लोग, ओके। अब केई की बारी आ गई। केई क्या है बताओ? केई का जो टेक्निकल टर्म है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय शेयर होल्डर। तो यहां पर याद रखना, एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय शेयर होल्डर कैसे करेंगे। देखो, कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन में क्या करने का, ये कंपनी का मार्केट प्राइस है, ये कंपनी का अर्निंग है, बस यही रिलेशन अब पकड़ के बैठेंगे हम लोग। हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, तो मैं अगर आपको आज इन्वेस्टमेंट के तौर पे सेम परसेंटेज वैसे ही निकलेगा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में किया था, अब ये इधर कर रहा हूं। अगर मैं आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करता हूं 125 रुपए, विच इज अ मार्केट प्राइस, दिस इज अ मार्केट प्राइस, ये वाली, ये अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 रुपीज, then I am expecting 10 rupees, that is EPS I am expecting. Are we getting my point? So let me write MPS into 100. So अगर 125 रुपए देता हूँ तो मैं 10 रुपए एक्सपेक्ट करता हूँ, that is my return. So 8% which is I am expecting. So KE becomes X%. आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे इस फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, EPS अपॉन MPS, KE निकालने के लिए। हर बार नहीं यूज करना है, जब KE नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो यूज करना है, okay. Now don't you feel so, this formula and there is a formula P which is उल्टा उल्टा लग रहा है, या मतलब के जो निकाल रहे हैं हम लोग ना, वो ईपीएस अपॉन एमपीएस कर रहे हैं, और पी निकाल रहे हैं तो एमपीएस अपॉन ईपीएस कर रहे हैं।
तो ये रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो आपको समझेगा कि जो 1 डिवाइड बाय लिखते हैं तो उधर जाने का पलटी हो जाएगा, रिवर्स। तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज पीई रेशो। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में आपको पी रेशो दिया है तो के इज नथिंग बट 1/p। आप करके देख लो, ट्राई दिस आउट। पी कितना दिया है 12.5 टाइम्स, लेट्स अप्लाई के इज 1/0.08 आ रहा है और 8% काम किया कि नहीं। सो के का रेसिप्रोकल इज पी का रेसिप्रोकल इज के। ये लॉजिक समझा, कॉपी कर लो पहले इसको, बाद में दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 9, हियर इज अ लॉजिक एक्सप्लेन। मैंने अब दोनों भी कैलकुलेट कर लिया, अब मेरे पास ROI भी है, अब मेरे पास KE भी है। वो अलग बात है कि ये 10% है और ये 8% है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बोलने का मतलब ये है, एक बार आई एम डन विद दिस, देन आई कैन राइट ROE या ROI कंपेयर्ड विद KE। ये 10% है, ये 8% है। कंपनी हैज गॉट अ बेस्ट यूज ऑफ द फंड, तो कंपनी शुड यूज इन दैट केस ऑप्टिमम पॉलिसी क्या होगी बेटा, डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होना चाहिए 0%, बिकॉज पूरा पैसा कंपनी ने यूज करना चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, एज सर्टेन द कंपनी इज द फॉलोइंग ऑप्टिमम पॉलिसी और नॉट। सो आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, नो, कंपनी इज नॉट ऑप्टिमम पॉलिसी, क्योंकि कंपनी ने तो पे किया। आपने नोटिस किया, कंपनी ने तो पे किया है। कंपनी का DPR जो करंट चल रहा है वो 75% है ना, 7.5 पे किया आउट ऑफ 10। सो कंपनी ने पे किया, जबकि कंपनी को क्या करना चाहिए, पे नहीं करना चाहिए। ऑप्टिमम पॉलिसी क्या होनी चाहिए कंपनी की, डिविडेंड पॉलिसी will be DPR should be 0%. Done. Second part, find what should be the P ratio at which dividend policy will have no effect on the value of the share. वो P ratio बताओ, बोलने का मतलब MPS upon EPS बताओ, where DPR has no effect। अगर आपको याद हो तो DPR will have no effect only when ROE is equal to KE, which is अगर दोनों 10% हो जाए, ये भी और ये भी, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा ही नहीं। तो चाहे डिविडेंड दो चाहे इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मीन टू से, यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसकी वजह से फर्क पड़ता है ना बेटा। अगर इसका आंसर ही 1 आए तो देन आप इधर रखो या इधर रखो, मल्टीप्लायर तो होना नहीं है। तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इट विल हैव नो इफेक्ट। मैंने आपको थियरी में लिखा के दिया है टॉप पे। तो आप मुझे बताओ, ऐसे केस में ये कब होगा, ROE इज इक्वल टू के। सो अगर मैं बोलता हूँ ROE इज इक्वल टू के, मतलब मैं बोलता हूँ के शुड बी 10%। तो व्हाट विल बी P अगर के 10% हुआ तो, आपको याद होगा तो के कैसे निकाल रहे थे आप, 1/P। तो P कैसे निकालोगे, 1/K, दैट इज 1/10%। सो 1/10 .
इसको ऐसे लिख दे 10, so P should be 10 times if K need to be 10%। तो जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था, ये हमने निकाला इसके थ्रू, और ये हमने लॉजिक बताया हुआ है कि अगर मल्टीप्लायर 1 होगा, आपको चाहिए तो मैं इसको वेरीफाई करके दे देता हूँ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखो, अगर डीपीआर 0% है और डीपीआर 100% है, याद करो ईपीएस कितना है 10 है, मतलब इधर मत दो, इधर पूरा दे दो। लेट्स सी प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है। अगर P 10 टाइम्स है, P 10 टाइम्स मतलब के ही 10 हो गया, कुछ नहीं दिया, पूरा रख लिया, 10% अपॉन 10%, आंसर 100 रुपीज आएगा। सिमिलर वे पूरा दे दिया, कुछ नहीं रखा खुद के पास, फिर भी आंसर 100 आएगा। कहाँ फर्क पड़ा? तो आप कॉम्बिनेशन भी सेट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखाई दिया? 0 करो 100 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट। ये क्लियर हो गया। थर्ड, लेट्स गो फॉर थर्ड केस। Will your decision change if P ratio is 8 instead of 12.5? वो पूछ रहा है डिसीजन if PE is 8 instead of, चलो बताओ मुझे के क्या आएगा? वन डिवाइड बाय 8, इट सिंपली मीन्स 12.5%। के ही बदल गया, याद करो व्हाट वाज ROE, इट वाज 10%, अब के कितना हो गया 12.5%, साइन चेंज हो गया, इसका मतलब शेयर होल्डर शुड यूज द फंड। तो ऑप्टिमम पॉलिसी क्या होगी बेटा? ऑप्टिमम पॉलिसी ऑफ DPR, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%, क्योंकि अगर शेयर होल्डर के पास पैसा पहुंचाना है तो डिविडेंड पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा है ना। तो हमारा डिसीजन बदल गया, पहले हमारा डिसीजन कुछ और था, देखो अब डिसीजन कुछ और है। गॉट माई पॉइंट? चलो इसको कर लो। काफी बड़ा सम है, आई नो दैट। यहां से शुरू हुआ है और जितना पूछा है उतना ही कैलकुलेट करो। करने को तो आप दुनिया कैलकुलेट कर सकते हो, हर एक चीज पे प्राइस निकाल सकते हो, बट डजंट मैटर नो व्हेन दे हैव नॉट आस्क्ड व्हाई टू सॉल्व दिस। और एफएम में याद रखना, जितना पूछा उतना जवाब दोगे तो सेफ रहोगे, बाकी सब बकवास करने जाओगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ग्रेट, आपने ये क्वेश्चन भी कर दिया 9। इंपॉर्टेंट सम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो 11 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
आपको ब्रेक लेना है आप ब्रेक ले सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, दबाव नहीं है, जाओ चाय वाय पियो आराम करो। और ब्रेक नहीं लेना है तो कंटिन्यू करो मेरे साथ में। और हमेशा पढ़ने बैठ रहे हो तो थोड़ा एक पोस्चर लेके बैठो, थोड़े तौर तरीके से बैठो, बिकॉज दिस इज़ द नाउ द मेन थिंग। पढ़ाई अभी ऐसे ही करनी है तो आपके पास चॉइस नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में लेट के देखोगे मोबाइल में वीडियो। ये सब हरकतें बिल्कुल मत करना। और जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हो मेक श्योर कि आपका इन्वायरमेंट वैसा है, आप ऐसी जगह बैठे हो कि आपका पढ़ाई में ध्यान लग रहा हो। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे अगर अपना ध्यान मिस करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं करना है। तो फोकस, पोस्चर, इन्वायरमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस। एंड कुछ लोग अपने चमगादड़ लोग हैं, बैट्स हैं, रात को पढ़ते होंगे, दैट्स ग्रेट थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कोशिश करिए कि उसको अगर आपने आदत बना ली तो कल जाके जब लॉकडाउन लिफ्ट आउट होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कैसे करोगे, फिर क्लास में आके सोओगे। तो कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। दिस साइकिल कीप्स चेंजिंग, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की आदत पड़ गई तो यू कैन नॉट रेक्टिफाई दोज थिंग, यू कैन ऑलवेज डू दैट। बट फोकस थोड़ा अच्छा रखिए। पढ़ाते वक्त ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके दिमाग में, जहन में, जो आ जाते हैं कि सर इसका क्या आंसर होगा, कैसे करें। देखिए यार, डाउट्स रहना बहुत नॉर्मल है। कुछ चीज़ें तुम्हारे भरोसे भी तो रखो। व्हाट इफ आई टेल यू दैट कि मैंने जितना पढ़ा है उतने में से आप अपना कर लो, तो फोर्स रखो अपने ऊपर। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले आए कि कभी भी डाउट पूछो, कुछ भी पूछो। देखो, पूछना कोई गलत बात नहीं है, बट हैव यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट? डिड यू ट्राई टू योर एक्सटेंट कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ सर, इससे ज़्यादा मेरा लॉजिक नहीं चलेगा। क्या होता है, हर बार चीज़ें अगर इजीली आंसर हो जाए ना तो मज़ा नहीं आएगा। डू योर रिसर्च ऑल्सो, डू योर कैलकुलेशन ऑल्सो, ट्राई टू अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ फर्स्ट, आस्क योर फ्रेंड्स फर्स्ट। If they are not able to solve your queries, then you come to me, or then you come to other professors. आप डायरेक्टली अगर प्रोफेसर के पास चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेरी सॉल्व होगी, गड़बड़ हो गया। मान लो अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप बिना सॉल्व किए पहले मेरा सॉल्यूशन देखते हो फिर खुद सॉल्व करते हो, तुमको कुछ नहीं आया। तुमने पहले खुद से ट्राई करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 अभी मैं कर रहा हूँ, पहले खुद से ट्राई करो। नहीं आएगा, गलत होगा, इट्स ओके। मैं वो मोमेंट जानता हूँ कि जब भी when I was attending classes, when I was like you, तो मैं क्लासेस में जाके बैठ जाता था, तो जो हमारे सर होते थे वो आते थे, क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं, देन ही यूज टू रीड आउट द एंटायर सम विदाउट एक्सप्लेनिंग एनी पॉइंट ऑफ इट। एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, ओके, रीड किया, चले गए। देन ही यूज टू कम आफ्टर हाफ एन आवर, एंड आफ्टर हाफ एन आवर ही यूज टू कम एंड ही यूज टू डिस्कस दिस सम। मतलब हाफ एन आवर हमको देते थे सॉल्व करने के लिए कि तुमको जो करना है करो। Nobody is there to discuss, nobody is there to ask about. 90% क्लासेस का आंसर नहीं आता था, 10% क्लासेस के आंसर आ जाते थे। देन जब भी सम सॉल्व होता था तो हमको दिमाग में समझता था, ओ आई वॉज थिंकिंग दिस वे बट दिस वॉज द राइट वे। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ तुमको करनी पड़ेगी, बोलने की जरूरत ना पड़े। समझा? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11। आईआरआर दिया है सर, ये आईआरआर क्या होता है? आईआरआर मतलब तुम्हारा कमाने का तरीका, तुम्हारा कमाने का परसेंटेज। जब भी कैपिटल बजटिंग चैप्टर करोगे तो वहां पे आईआरआर वर्ड आएगा। इन शॉर्ट, अगर ये केई है तो दूसरा जो परसेंटेज दिख रहा है वो आरओआई होना चाहिए। ईपीएस इज ऑल्सो गिवन। दो अलग कंपनीज है गाइस। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ दिस कंपनी अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 75%। क्वेश्चन ने बोला है 75% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, उसके हिसाब से करो। What should be the each company strategy to maximize the market value of share? In short, optimum policy क्या होना चाहिए? A limited is and B limited is. EPS, लकीली दोनों का EPS सेम है। DPR 75%, तो 8 का 75%, 6 रुपीज, 6 रुपीज। RE 2 रुपीज, 2 रुपीज। ROI which is also IRR,
एंड के याद रखो इस क्वेश्चन में ये बड़ा है और इस क्वेश्चन में ये बड़ा है, तो ऑप्टिमम पॉलिसी दोनों की अलग अलग होगी। अब अपने को पहले प्राइस निकालना है। सो लेट मी यूज द फॉर्मूला ऑफ P0। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, नॉट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन। सो 6 प्लस 2 15% डिवाइड बाई 10% अपॉन 10%। सर मार्क्स मिलेगा क्या बिना फॉर्मूले के? क्यों नहीं मिलेगा, क्या तकलीफ है? So 15 divided by 10 into 2 plus 6 divided by 10%, I'm directly writing 90 rupees. दूसरे वाले केस में 5% upon 10%, so 5 divided by 10 becomes 0.5 into 2 plus 6 divided by 10% comes to 70 rupees. ये उन्होंने फर्स्ट पार्ट में बोला ये निकालो, तो निकाला। अब बोल रहे हैं क्या ये ऑप्टिमम है, व्हाट शुड बी स्ट्रैटेजी? सिंपली कि केस में ROE या ROI is more than KE, so dividend policy should be कितना होना चाहिए? 0%। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू आएगा डिलिमिटेड। ROE और ROI is less than KE क्योंकि this is 5% and this is 10%। क्या वैल्यू आएगा वो नहीं पूछा है, इसलिए मैंने नहीं निकाला है। आप चाहो तो निकाल सकते हो, सर्टेनली वो इससे ज़्यादा आएगा। उसने नहीं पूछा, उसने सिर्फ पूछा है व्हाट शुड बी ईच कंपनी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पूछा है, स्ट्रैटेजी बताया। 4 मार्क को है। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन होता, 8 मार्क्स का होता तो मैंने शायद वैल्यू निकाला होता। जो क्वेश्चन पूछेगा मैं उतना ही सॉल्व करता हूँ। डन। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम का क्वेश्चन था। दिस कुड बी होमवर्क क्वेश्चन। कर लीजिए इसको, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन में पी दिया है, तो थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल निकाल देता हूँ इसके पहले कि तुम गो अप कर दो। भरोसा है तुम पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वर्ड आ गया तो भरोसा खत्म हो जाता है, बात अलग है। बट नहीं, आई ट्रस्ट यू गाइस। सो दे हैव गिवन अस द अर्निंग 4 lakh and capital, sorry, equity capital 40 lakhs। तो अर्निंग और इक्विटी कैपिटल को अगर हम लोग साथ में ले लें, इंटू 100 कर दे, तो कहना से यही बन जाएगा ROI, है ना? सो ROI विल बी 10%। चलो ये हो गया। PE is given to us 12 point। With this help we can calculate KE 1 upon PE। एक्चुअली आएगा 0.08, बट इन परसेंटेज इट इज 8%। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब क्या रहेगा जिंदगी में तुम्हारे? नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमम में क्या 3,20,000 पे किया है। कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ 4 लाख
EPS इज 10, इसमें से 3,20,000 पे हुआ है, पर शेयर कितना पे हुआ है? 8. So this is DPS. So what is dividend payout ratio? 8 10 में से पे किया है, इट मीन्स 80% पे किया है, तो इस पे प्राइस निकालना है। वो ऑप्टिमम है कि नहीं वो दूसरा पार्ट, दो पार्ट में आंसर करना है। एक तो करंट वैल्यू निकालिए और मैं आपको करंट प्राइस बता देता हूँ, P0 कितना आएगा। ओके, कर लीजिए। दिस विल हेल्प यू टू कंप्लीट वन पार्ट ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें से हमने वॉल्टर मॉडल किया। तो मैं आपको एक बेसिक बता के रखता हूँ। इस चैप्टर में we have a various models whereby we calculate market price based on डिविडेंड पॉलिसी। इसके अंदर आपको जो मॉडल दिए हैं, एक है वॉल्टर का जो अभी आपने सॉल्व किया, और एक है गॉर्डन मॉडल, ये आपने पहले किया हुआ है। इसको ग्रोथ मॉडल बोलते हैं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये करना है। और एक अपने को दिया है MM थियरी, MM theory. This theory is also known as dividend policy is irrelevant. इनका मानना है कि डिविडेंड दो मत दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस में, जबकि इन लोगों ने जो दो थियरीज दी है उसमें फर्क पड़ता है। इनका मानना है डिविडेंड पॉलिसी इज इररेलेवेंट, ऐसी थियरी है। एंड थर्ड पार्ट इज दैट सम अदर सम्स आर देयर विच इज नथिंग टू डू विद द डिविडेंड पॉलिसी। ऐसे ही सम दिया हुआ, अपने को वो प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। प्लस और ना इसके अलावा ना मॉड्यूल्स में given some more models, but no sums on it. बोलने का मतलब मॉड्यूल्स ने और भी मॉडल्स कवर किए हैं, बट उसके ऊपर सम्स नहीं दिए। वो मॉडल्स मैं आपको बता देता हूँ कौन से मॉडल्स हैं, बट उसके ऊपर सम्स नहीं दिए। तो करने को करा सकता हूँ लेकिन कभी पूछेगा नहीं, लेकिन मैं मॉडल के नाम लिख देता हूँ आपके लिए। दिस आर सम मोर नेम्स जिसके ऊपर डिविडेंड पॉलिसी बनी है, बट क्वेश्चन नहीं दिया है।
सम अदर सम्स जो दिया है मॉड्यूल में विच इज ऑन डिविडेंड पॉलिसी एंड टैक्स इम्पैक्ट। ओके, ये चार्ट आउट है डिविडेंड पॉलिसी के एंगल से। फिलहाल हमने जो किया है अभी तक ये किया है। गॉर्डन का मॉडल ऐसा नहीं है कि अपने को नहीं आता है, अपने को पहले से आता है, बट वी विल डू इट नेक्स्ट पार्ट में।